नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल की 9th क्लास। और टॉपिक का नाम है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने बहुत सारी क्लासेस देखी थी और उन क्लासेस के क्वेश्चन आंसर भी देखे थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई होगी, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सारा जो क्लासेस चल रही है, जो ये एपिसोड चल रहे हैं, ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग की। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य, 19वीं शताब्दी थी, उसके मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृत साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभिक, जो आधुनिक काल की प्रारंभिक तिथि है, उसे माना जाता है किसे 1850 को। यही तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मतिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल के नाम से पुकारा है। तो आधुनिक काल का आविर्भाव मतलब शुरुआत कब से हुई थी? 1850 ईस्वी से। और 1850 ईस्वी का ही जो समय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मतिथि को भी माना जाता है। और मैक्सिमम जो विद्वान है वो आधुनिक काल को आधुनिक काल कहकर ही पुकारा है। आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से आगे तक का है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1900 ईस्वी आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी जो समय बताया है वो 1900 से लेकर के अब तक का बताया है। और इस काल को उन्होंने क्या कहा है? गद्य काल कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने इस काल को वर्तमान काल कहा है। और वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल कहा है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने उसे गद्य काल कहा है, और मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई थी। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि किसे माना जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। इनके प्रसिद्ध काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाकर, वीर शतक, प्रकीर्ण पदावली आदि। तो इनकी ये क्या है? ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और क्या कहते हैं कि ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि किसे माना जाता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। तो ये प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रज भाषा, निम्नलिखित में से ब्रज भाषा का अंतिम प्रौढ़ कवि कौन है? तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के प्रिय कवि कौन है, यह भी पूछा गया है। तो बिहारी। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपने आप में बेजोड़ रचना है। इन्होंने बिहारी सतसई पर एक टीका लिखी है जिसे बिहारी रत्नाकर के नाम से नाम दिया है। तो ये एक अपने आप में बेजोड़ रचना है। उद्धव शतक 1929 ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने में प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है और दूसरी ओर मुक्तक ग्रंथ। कौन सा? उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। रत्नाकर पर महत्वपूर्ण तथ्य। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 कितने 118 छंद हैं
उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक प्रसिद्ध रचना है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रतानुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे समीक्षक श्रृंगार काव्य ही मानते हैं। तो ये क्या है कि कुछ कहीं जगह ये पूछा जाता है कि उद्धव शतक श्रृंगार काव्य है या फिर विरह काव्य है। तो जो समीक्षक है मैक्सिमम लोगों ने उसे श्रृंगार काव्य माना है। हालांकि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि एक विरह काव्य है। चलिए आगे देखते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। किनमें? श्रृंगार में भी और वीर रस में भी, दोनों रसों में रचनाएं की हैं। इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्शन नाम से अनुवाद किया है। पोप मतलब अंग्रेजी कवि हैं पोप, और इनकी एक रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसका इन्होंने रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका है, एक साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका है जिसका इन्होंने संपादन किया है। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया था। गंगावतरण रचना पर सन 1930 ईस्वी में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए थे। कब? 1930 ईस्वी में। भारतेंदु युग की बात कर लेते हैं। भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। भारतेंदु जी का रचना काल 1850 ईस्वी, भारतेंदु जी का जो रचना काल है वो 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था, जबकि जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में। अतः 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 तक का जो समय है उसे भारतेंदु युग कहा जाता है। 1850 से लेकर के 1900 तक का जो समय है, इस बीच का जो समय है उसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है, भारतेंदु काल के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 इसका इनका रचना काल माना है कि रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत। तो यहाँ पे एक चीज और आई सामने कि नवजागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत। किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल 1868 ईस्वी में स्वयं अभिनय किया था। जानकी मंगल में इन्होंने स्वयं अभिनय किया था। नेशनल थिएटर काशी। नेशनल थिएटर काशी की स्थापना 1884 ईस्वी में बनारस में हुई थी। कब? नेशनल थिएटर की स्थापना 1884 ईस्वी में बनारस में हुई थी। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना अंधेर नगरी इसी थिएटर के लिए एक रात में लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस संस्था के संरक्षक थे और इन्होंने अभिनय में भी हिस्सा लिया था। तो नेशनल थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में काशी में हुई थी। काशी नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन कब किया था? 1881 ईस्वी में किया था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो अंधेर नगरी नाटक है इनका, उसको इन्होंने एक रात में लिखा था इसी थिएटर के लिए, और इसमें उन्होंने अभिनय भी किया था, अभिनय में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। फिर है भारतेंदुकालीन उपन्यास। भारतेंदुकालीन उपन्यास। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों से प्राप्त हुई थी। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पहले श्रद्धाराम फुल्लौरी का भाग्यवती 1877 नाम से लघु उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदुकालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 सुजान एक अजान 1892 बालकृष्ण भट्ट की है तथा देवकीनंदन खत्री कृत चंद्रकांता 1887 ईस्वी। ये कुछ भारतेंदुकालीन उपन्यास हैं। तदीय समाज और नवजागरण का अग्रदूत। भक्ति नवजागरण के अग्रदूत के नाम से प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी के पितामह कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। अगर पूछता है तदीय समाज की स्थापना किसने की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी के पितामह, आधुनिक हिंदी के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में इन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतेंदु जी को भारतेंदु की उपाधि किसने प्रदान की? तो यहाँ पे लिखा हुआ है काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। इन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका भी निकाली थी। हरिश्चंद्र कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। संयोगिता स्वयंवर और सच्ची समालोचना। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना, संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा है सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि इसकी जो कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठा का अभाव प्रतीत होता है। तो संयोगिता स्वयंवर की जो सच्ची समालोचना है, जो समीक्षा है, संयोगिता ये प्रश्न पूछा गया है कि संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा किस नाम से की गई है? तो सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। ठीक है। भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गई हैं, जिसमें दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं। वो है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई है, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। इसके लेखक का नाम कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये समीक्षाएं संपादक ने स्वयं लिखी हैं। पहली समीक्षा है हिंदी प्रदीप में अप्रैल 1886 में तथा दूसरी समीक्षा आनंद कादम्बिनी में नवंबर 1886 में प्रकाशित हुई थी। शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया, जिसमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख था। लाला सीताराम का उपन्यास भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैयों में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है।
तो प्रश्न ये पूछा गया है कि शेक्सपियर के मैक्सिमम नाटकों का अनुवाद किसने किया, अधिकतर नाटकों का अनुवाद किसने किया, तो वहां पे नाम आएगा लाला सीताराम ने। इनका एक ग्रंथ है अयोध्या का इतिहास जो बहुत ही चर्चित है। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि, भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास इत्यादि। तो इनमें यह प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, तो पहले नहीं है का जवाब देने के लिए आपको यह जानना होगा कि कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास इत्यादि लोग भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य, भारतेंदु युग पर महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। भारतेंदु युग के अधिकांशतः कवियों ने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं। गोल्डस्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से श्रीधर पाठक ने किया था। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि गोल्डस्मिथ की कृति है ट्रेवलर, उसका अनुवाद किसने और किस नाम से किया था, तो श्रीधर पाठक ने किया। किस नाम से? श्रांत पथिक नाम से। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो यह भी पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र निम्नलिखित से किस में दीक्षित थे, तो वहां पे आ जाएगा पुष्टि मार्ग। कलम का कारीगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगर थे और कभी कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े मजमून पेचीदे बांधते थे कि पाठक 1-1.5 घंटे उसी में उलझा रहे। तो कलम का कारीगर किसे कहा जाता है? कलम का कारीगर अगर सवाल पूछता है किसे कहा जाता है, तो पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। और कलम का जो कारीगर है वो किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग को पढ़ा। अगली वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर लेके आएंगे द्विवेदी युग, आधुनिक काल के अंतर्गत ही। दोस्तों अगर हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकें, आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। व्हाट्सएप नंबर दिया है उसमें हमें मैसेज करके बता सकते हैं, या आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है या समस्या हो रही है तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट में नहीं शेयर कर सकते तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कुछ प्रश्नोत्तरी भी अभी बची हुई है, उनको भी लेकर आएंगे। तो इसी तरह आप हमारी वीडियोस देखते रहें, लाइक और वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।